हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दूसरा पार्टिकल है उसके लिए क्या रिलेशन यहाँ पर बन पाएगा फॉर स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो एक बार फिर कोलिजन्स को हम लोग देख लेते हैं। ये लैब फ्रेम में कोलिजन दिखाई गई है और ये बिफोर कोलिजन की स्थिति है और ये आफ्टर कोलिजन की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी कोलिजन यहाँ पर दिखाई है। ये बिफोर कोलिजन है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखा जाए तो ये बिफोर कोलिजन है और ये आपके आफ्टर कोलिजन है। अब हम लोग सेकंड पार्टिकल के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे फॉर सेकंड पार्टिकल और फॉर सेकंड पार्टिकल। और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन लैब फ्रेम, चाहे वो बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, हमेशा इस तरह से लिखी जा सकेगी। तो आफ्टर यहाँ पर ले रहे हैं, आफ्टर कोलिजन ले रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये इक्वेशन जो है इस तरह से लिखी जा सकेगी। लैब फ्रेम में वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड करके प्राप्त की जाती है। किसी भी पार्टिकल के लिए अप्लाइड है और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के लिए भी अप्लाइड है ये वाली इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं। टेकिंग एक्स कंपोनेंट, तो इस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट लेने के लिए सेकंड पार्टिकल की लैब फ्रेम में जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा। तो एक बार वापस डायग्राम पर अपने चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है ये आफ्टर कोलिजन लैब फ्रेम में। इसका एक्स कंपोनेंट लेना है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा cos θ2 वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो वो हम लोग लिखते हैं। तो ये लिख पाएंगे हम लोग V2L डैश और ये cos θ2 ये इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। और ये जो क्वांटिटी है V2C डैश, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट के लिए इस डायग्राम का आप यूज करिए। ये देखिए, ये रहा V2C डैश और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है तो ये आ जाएगा cos पाई माइनस थीटा। कंपोनेंट cos के रूप में लिया जाएगा और इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो पाई माइनस थीटा है। तो हम लोग लिख सकेंगे cos पाई माइनस थीटा और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा x डायरेक्शन में रहती है, तो VCM मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा V2L डैश और cos θ2 और इज इक्वलेंट टू V2C डैश। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस यहाँ चाहे आगे लगा देता हूँ मैं, और ये cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो और प्लस ये VCM यहाँ पर चल रहा है। तो इक्वेशन नंबर में इसको फिलहाल 1 कह देते हैं इसको। और इसी इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने के लिए वापस अपने को डायग्राम पे जाना पड़ेगा। तो लैब फ्रेम में जो डायग्राम है वो ये वाला है। इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं। y डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स को मान रहा हूँ, डाउनवर्ड्स को y डायरेक्शन माने तो इधर वाला कंपोनेंट cos के रूप में हो जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट sin के रूप में हो जाएगा। तो मैं y डायरेक्शन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मान रहा हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा V2L डैश और sin θ2। और इसी तरह से सेंटर ऑफ मास फ्रेम की भी बात हम लोग करें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करें तो
ये V2C डैश है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, तो अपने को ये एंगल रिक्वायर्ड होगा। मैं यहाँ पर इस तरह से डैश डैश कर देता हूँ। ये एंगल रिक्वायर्ड होगा, ये एंगल हो जाएगा आपके, टोटल एंगल है पाई माइनस थीटा, इसमें से आप पाई बाई 2 घटा दीजिए तो रिमेनिंग एंगल बच जाएगा, इतना एंगल बच जाएगा, और ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाला एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो मैं ये लिखना चाहूँगा यहाँ पे, तो V2C डैश और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ एंगल ले लिया और कॉस के रूप में कंपोनेंट प्राप्त कर लिया। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्स डायरेक्शन में होती है, वाई डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनता, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, जीरो ऐड कर सकेंगे। अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, V2L डैश और ये आ जाएगा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू V2C डैश और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है वो आपके साइन थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर देंगे। 2 में 1 का डिवाइड करें तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बन जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा डिवाइड करने पर टेन थीटा 2 इज इक्वल टू, और इधर आप देखेंगे थोड़ा सा अपने को यहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल सेटिंग, तो साइन थीटा और डिवाइड बाई माइनस कॉस थीटा, ये आराम से आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा और प्लस का आ जाएगा आपके पास VCM और डिवाइडेड बाई V2C डैश। तो ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर ये आ गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये हम क्या कर रहे हैं कि थीटा 2 और थीटा में रिलेशन आ गया है। थीटा 2 क्या है, थीटा 2 है स्कैटरिंग एंगल फॉर सेकंड पार्टिकल इन लैब फ्रेम, स्कैटरिंग एंगल ऑफ सेकंड पार्टिकल इन लैब फ्रेम है ये। और थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और लैब फ्रेम में ये रिलेशन आ गया है। और आगे बढ़ते हैं, इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, VCM अपॉन VC2 डैश, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि V2C डैश, ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, ये V2C के बराबर ही होता है। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये बराबर ही होता है। एंड इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन लैब फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, सेकंड पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किसके बराबर होती है, सेकंड पार्टिकल की लैब में वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन सेकंड पार्टिकल की लैब में वेलोसिटी थी नहीं, कुछ भी नहीं थी, जीरो थी वेलोसिटी, तो जीरो माइनस VCM, तो ये आ जाएगा माइनस का VCM। ये इक्वेशन आपको ये कह रही है कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जस्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये वेक्टर नोटेशन में एक्चुअली आती है, यहाँ पर हम लोग वेक्टर नोटेशंस काम में ले सकेंगे, तो ये वेक्टर नोटेशंस में आती है। लेकिन इस इक्वेशन में तो अपने को केवल मैग्नीट्यूड का रेशो लेना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास। तो इसमें तो अपने को मैग्नीट्यूड का रेशो लेना है, तो ये रेशो 1 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जस्ट इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन। ये दोनों बराबर ही होते हैं और माइनस चिन्ह बताता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होते हैं, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा, इनका रेशो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पर 1 पुट करें तो देखो क्या लिख सकेंगे हम लोग लिख सकेंगे tan थीटा 2 इज इक्वलेंट टू साइन थीटा अपॉन माइनस का cos थीटा और प्लस 1। और इसको फिर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे,
तो tan थीटा 2 इज इक्वलेंट टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम लोग लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वलेंट टू साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। कॉट को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। कॉट थीटा बाई 2 को इस तरह से लिख सकते हैं ताकि कंपेयर कर सकेंगे। और यहाँ क्या है tan थीटा 2। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर दें, तो कंपेयर करें तो ये रिलेशन आ जाएगा थीटा 2 इज इक्वलेंट टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये रिलेशन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा 2 इज इक्वलेंट टू पाई माइनस थीटा बाई 2। ये रिलेशन है दूसरे पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग एंगल लेबोरेटरी फ्रेम में, और फर्स्ट पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग एंगल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो ये रिलेशन अपने को प्राप्त होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये मास पर डिपेंडेंट नहीं है, m1 और m2 पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस लेक्चर में इतना करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।